आरक्षण में चिंगारी का काम हो गया। अब अकाल पड़ने से बहुत सारे लोगों की आजीविका क्या हो गई, भंग हो गई। उनके पास कोई साधन ही नहीं रहा जिससे वो अपनी आजीविका, अपना जीवन चला सके। अब उनकी मजबूरी बन गई वन क्षेत्र में जाना। ठीक, और इस अकाल ने कुछ समय के बाद, जो अकाल पड़ा था, उसने क्या किया, वहां लोगों को मजबूर कर दिया। लोगों ने बाजारों में त्योहारों के मौके पर जहां कहीं भी कहीं गांव के मुखिया पुजारी इकट्ठा होते थे, वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करनी प्रारंभ कर दी। यानी सरकार की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। और वो एक चिंगारी का काम कर रहा है। किसी त्योहार पर, किसी बाजार में, किसी ऐसे स्थानीय जगह पर जहां लोग इकट्ठा होते थे, वहां इन्हीं नीतियों की क्या होती थी, चर्चा होती थी। और चर्चा के पीछे कारण ये था कि उस वनु समुदाय को क्या किया जा सके, एक जगह इकट्ठा किया जा सके। कांगेर वनों में धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे। धुरवा समुदाय के लोग इस जो ये मुहिम चली हुई थी, जो इन्होंने ये मुहिम छेड़ी हुई थी, इसमें सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू किया गया था। जो आरक्षण, जो संरक्षण लागू किया गया था, वो इसी क्षेत्र में लागू किया गया था। वो लोग इसके नुकसान को जानते थे और इसलिए इस मुहिम में वो क्या थे, सबसे आगे थे। उन्होंने जगह जगह क्या किया, पुलिस वालों पर विरोध किया, उनको वहां से लगाया, उनके पास हिंसा भी की। और अंग्रेजों ने इस दमन को या इस विद्रोह को दबाने के लिए पुलिस को भेजा, यानी पुलिस बल का सहारा लिया। पुलिस ने क्या किया होगा ये तो आप जानते ही हैं। पुलिस ने क्या किया होगा, सख्ती के साथ, निर्ममता के साथ उन लोगों का दमन किया गया। क्या किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। अंग्रेजों ने बगावत को कुचलने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज उनके तंबुओं को और उनके घर को, उन पर गोलियां चला दी। उन सैनिकों ने क्या किया, उनके घर पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते हुए उन्हें सजा देते सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। ऐसे लोग जो विरोध कर रहे थे भारत अंग्रेजों की नीति का, उन पर कोड़े बरसाते और उनको सारे गांव में घुमाते फिरते। उसके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि जो जन समर्थन बन रहा है, जो संरक्षण के विरोध में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उनको अलग अलग कर दिया जाए। अब अंग्रेजों की इस नीति से वहाँ भय पैदा हो गया और बहुत सारे गांव क्या हो गए, खाली हो गए। लोग अपने घरों को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर कहाँ चले गए, जंगल में चले गए। आगे हम देखेंगे कि बस्तर के जंगलों की कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। आजादी के बाद भी लोगों को जंगल से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित करने की नीति कायम रही। ये तो आजादी से पहले का किस्सा है और आजादी के बाद भी ऐसी नियम बनते रहे, ऐसी सोच चलती रही कि जंगलों का उपयोग औद्योगिक संरक्षण के लिए या औद्योगिक हितों को ध्यान में रखकर किया जाए। एक एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है कि 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं। यानी एक विश्व बैंक की रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया कि जो कागज की लुगदी है, कागज उद्योग के लिए लुगदी से कागज बनता है, ये आप जानते हैं कि कागज उद्योग के लिए 4600 हेक्टेयर जो क्षेत्र था जिसपे साल के वृक्ष थे, उसको काट के उनके स्थान पर देवदार के वृक्षों को क्या किया जाए, तैयार किया जाए। क्यों किया जाए? ताकि उन वृक्षों का उपभोग हम किसी व्यापारिक हित के लिए कर सके। किस लिए कर सके? कागज उद्योग के लिए कर सके। तो ऐसी नीतियां आज़ादी के बाद तक बनती रही। आज़ादी से पहले तो ऐसी नीतियां थी और आज़ादी के बाद भी ऐसी नीतियां बनती रही। अब भारत के बाद हम कुछ एशिया के ऐसे हिस्से हैं
जहां पर इसी प्रकार के वन अधिनियम के तहत वहां के स्थानीय लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया गया, वहां से हटा दिया गया और उस वन क्षेत्र का उपयोग अपने हित के लिए किया गया। ऐसा एक उदाहरण आपको जावा इंडोनेशिया का आपके बुक में मिलता है। जावा सबसे सघन बसा हुआ द्वीपीय क्षेत्र है, ये आप लोग जानते हैं। इंडोनेशिया पे भी उपनिवेशिक शासन राज्य था, उपनिवेशिक शासन स्थापित किया हुआ था। भारत पर जैसे अंग्रेजों ने, भारत पर जिस प्रकार यूरोपीय शक्ति अंग्रेजों ने अपना अधिकार किए हुए था, ऐसे ही इंडोनेशिया पर भी यूरोपीय शक्ति थी, डच। कौन सी थी? डच। बेटा पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया पर किस यूरोपीय शक्ति का अधिकार था, या इंडोनेशिया किसके उपनिवेश था, या किस यूरोपीय देश का उपनिवेश था? वो था डच। डच लोगों ने भी क्या किया? इंडोनेशिया के जंगल का उपयोग, इंडोनेशिया के जंगल का दोहन अपने हितों के लिए किया। ठीक, डच जो लोग थे उनके सामने उस समय भी वो सारी स्थितियां थी जो भारत में अंग्रेजों के पक्ष में थी। जिस प्रकार अंग्रेजों ने अपने नौसैनिक बेड़ों को मजबूत करना, ठीक, कृषि का विस्तार करने, बागान लगाने और औद्योगिक या व्यापारिक हितों को ध्यान में रखकर ऐसी फसलों को उगाना शुरू कर दिया जिनकी विश्व व्यापार में मांग थी। तो ऐसी स्थिति जावा यानी इंडोनेशिया में भी बनी। वहाँ भी डच लोगों ने अपनी नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति के लिए वनों को काटना शुरू कर दिया। एक एग्जाम्पल, जावा के लकड़हारे, जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतु किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी तो यहाँ 6000 कालांग परिवारों को दोनों राज्यों में बांट दिया गया। लकड़हारे, इसका मतलब उनको लकड़ी का बहुत विशेष ज्ञान था, और जब किसी रियासत, माताराम रियासत थी इंडोनेशिया में, उसका बंटवारा हुआ तो वहाँ पर रहने वाले 6000 जो लकड़हारे परिवार थे उनको भी बांटा गया। ठीक, आधे लकड़हारे एक रियासत में यानी एक रियासत के भाग में, और आधे लकड़हारे उसी रियासत के दूसरे भाग में क्या हो गए? चले गए। अब किस तरह से भारत की तरह इंडोनेशिया के जंगलों का दोहन किया गया, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेलो लाइन के निर्माण में वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा हुई, और 1882 ईस्वी में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का क्या किया गया? निर्यात किया गया। और स्लीपरों का प्रयोग आप जानते हैं रेलों के विकास के लिए किया जा रहा था। तो जिस प्रकार भारत में रेलों का विकास, ठीक, या अपनी नौसेना को बढ़ावा देने या कृषि को बढ़ावा, कृषि के विस्तार के लिए भारत में किया जा रहा था, उसी प्रकार जावा में भी कुछ ऐसे ही कदम उठा के वहाँ के वन क्षेत्र को कम किया जा रहा है। अब जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए उनसे भी क्या हुए? वन क्षेत्र में कमी आई। अब बहुत बड़े पैमाने पर इन प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में लकड़ी का उपयोग या लकड़ी के महत्व को ध्यान में रखकर किया जाए। किस प्रकार किया जा रहा था, मैं भी आप लोगों को आगे चर्चा करेंगे।